हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर को बायोलॉजी का। मतलब साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजी वाला पार्ट। और हम लोग आज ये जो सैम्पल पेपर है इससे डिस्कस करके ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम का पैटर्न अब तक समझ आ गया होगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, ये सब भी डिटेल में समझ लेंगे एक बार। और साथ ही साथ मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए भी देती जाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं होगा और ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी है, तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम लोग मान के चलेंगे कि ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये सोच के इस अकॉर्डिंग ही मैं सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी। आपको क्या करना है, आपको बस बैठना है पेन पेपर लेके और जैसा क्वेश्चन आता है आपको अपने दिमाग में एक आंसर सोचना है और लिखना है। और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, जब मैं आंसर दे रही होंगी, आपको वीडियो तब तक पॉज रखना है और जैसे आपने अपना आंसर लिख लिया फिर आप प्ले करोगे और देखोगे कि मेरा आंसर क्या है, आपका आंसर और मेरा आंसर कितना मैच करता है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो, इसका मतलब है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, आगे भी मैं हर बार बोलती रही हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अब वो क्वेश्चन वो वाला नहीं रहा कि आपको एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है। ऑल द क्वेश्चंस आर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डील कर पाओगे। अगर आपका चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो आप 1-2 क्वेश्चन को रट के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करूंगी तभी भी आपको समझ आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप अच्छे से कर पाओगे। इन केस आप नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, हौसला आपको नहीं छोड़ना है। हमारी जो रिवीजन सीरीज आ रहे हैं और साथ ही साथ जो हम आप लोगों को गाइडलाइन के लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, सारे फैकल्टीज़ अपने हिसाब से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को के हेल्प से अभी भी तैयारी करने का टाइम है। तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। और ये सैम्पल पेपर आपके बहुत काम आने वाला है कि ये समझने के लिए कि आंसर राइटिंग किस पैटर्न में करेंगे। और आपके एग्ज़ाम जो होगा, एक सोचो मिनी एग्ज़ाम होने वाला है और ये मिनी एग्ज़ाम आज आप देखोगे। तो आज का वीडियो होगा बहुत ही खास, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और खुद को चेक करना है कि आप कितना लेवल कभी कर पाए हो और आगे और कितनी तैयारी बाकी है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ये जो सैम्पल पेपर है हमारा 24 के लिए, सब्जेक्ट साइंस, साइंस का कोड है 086। टाइम आपको मिले हैं 3 आवर्स, पर 3 आवर्स जैसे कि पहले बता चुके हैं हम लोग कि 3 आवर्स यूटिलाइज नहीं करना है, सिर्फ 2 आवर्स का यूटिलाइजेशन करना है और देखना है कि आप कितना लेवल है। आप अपना 1 घंटा जो है वो रिवीजन के लिए लास्ट में बचा के रखोगे, ठीक है। 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये सब आप समझ ही चुके होंगे अभी तक कि इसमें टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और क्या है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, पर कुछ इंटरनल चॉइसेस आपको दिए हुए हैं जो कि बड़े काम के होने वाले हैं। उसके बाद आपको मिल रहा है पहला 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए, उसी में आपका असर्शन रीजन वगैरह भी आएगा, राइट। और उसमें से आप समझ लेना 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से मोस्टली जैसे कि 9 क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी के ही होंगे। मतलब इस टाइप का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है बायोलॉजी का, तो ये आप ध्यान रखना है। इसीलिए बिल्कुल भी ईजी में, हल्के में नहीं लेना है चीज़ों को। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे और इसके वर्ड्स लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स, इससे ज़्यादा के आपको वर्ड्स देने भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के, उसके वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स, राइट। फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के होंगे, 80 to 120 वर्ड्स, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका सेक्शन ई, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि केस बेस्ड होगा, केस बेस्ड स्टडी के। और ये जो है एक्चुअल सेक्शन होता है जो आपको मतलब चेक करता है या फिर समझ लो एक तरह से बाइफर्केट कर देता है कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और कौन सा बच्चा जैसे तैसे पढ़ाई किया है। यहीं पे बाइफर्केशन हो जाता है। अगर आप केस बेस्ड स्टडी अच्छे से कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। चलो, तो पहले हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट सेक्शन में। हमारा फर्स्ट सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन। तो हम लोग बायोलॉजी का देख रहे हैं, ये सब तो आपने किया है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं इसको स्प्लिट करके साथ में दिखा देती हूँ, आई होप आपके लिए विजिबल होगा। थोड़ा और इसकी विजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लास्ट में, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। जो हमारा फूड है वो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर में, जैसे हम डाइजेशन करते हैं, राइट। जब हम डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन जो करते हैं वो कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं, राइट। हम लोग फूड खा लेते हैं, फिर हम लोग उसका ब्रेक डाउन करते हैं और आगे के प्रोसेस को करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी बॉडी में ये क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये होता है? ऑप्शंस है अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, लाइस। ये सारे जो पैरामीशियम, अमीबा, मशरूम है, सॉरी अमीबा, पैरामीशियम और लाइस, ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, राइट। लेकिन यूनिसेल्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि ये इनके बॉडी में स्पेशल, जैसे अमीबा का न्यूट्रिशन हमने डिटेल में देखा है, तो उसमें हमने देखा है कि उसके अंदर पाउच होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है, राइट, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है मशरूम का। मशरूम क्या है, तो कौन से ग्रुप में आता है, फंगी, ठीक है, फंगी है। और किस में होता है ये, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब ये किस पे डिपेंड होता है, डेड एंड डीके थिंग, ठीक है। जो डेड एंड डीके मटेरियल्स होते हैं उसमें आप देखना मशरूम ग्रो करता है, फंगस ग्रो करता है। तो वो क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेड एंड डीके चीज़ों को खाता है, फंगी है ये एक्चुअली में। तो ये हमको समझना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। लेट्स डू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में कर लेते हैं कि रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। तो उसमें से गस्टेटरी जो रिसेप्टर है वो किस में प्रेजेंट है। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो मैसेज को लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स हैं, इसमें रिसेप्टर नर्व सेल्स है, राइट। वो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और वो ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। और तब जाके वहाँ से वो मैनिपुलेट होता है और हमें ऑर्डर आता है, फिर वहाँ से वो मैसेज आता है हमारे मसल्स को, यानी कि हमारे ऑर्गन्स को, कि दौड़ना है, भागना है, क्या रिएक्शन देना है, वो हम लोग को वहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है। और ये रिसीव कौन करता है, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स आर देयर। और सब में क्या है, रिसीवर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं। तो सारे रिसेप्टर के अपने नाम हैं। यहाँ बोल रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सारे रिसेप्टर का एक बार नाम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। अब जैसे नाम है यहाँ क्या, फोटो, तो फोटो का रिसेप्टर मतलब ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मान लो फोनो रिसेप्टर्स। अब फोनो रिसेप्टर्स मतलब फोन का, हमने जाना है कि फोन का नाम जो होता है वो किससे होता है, साउंड से होता है। तो साउंड से होता है, हियरिंग से होता है, राइट। उसके बाद आता है ओला फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो ये ओला फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हैं, ये इनका काम क्या है, ये काम है आपका, देखो लाइट हो गया, साउंड हो गया, ओला फैक्ट्री किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मेल के लिए, और लास्ट में जो हमारा आज का क्वेश्चन है गस्टेटरी, ठीक है। लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है गस्टेटरी, और गस्टेटरी रिसेप्टर का हो जाएगा किससे, तो टेस्ट से, राइट। आपके यानी कि टंग में, यहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली टेस्ट से रिलेशन है। तो टेस्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, टंग से करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज टंग। यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन टंग होगा। तो ये रिसेप्टर क्या है, आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ पे ये सारे रिसेप्टर्स हैं, इनको समझ लेना जरूरी है। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये समझ आ गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन इज अ फार्मर वांट्स टू गो बनाना प्लांट्स। कैसा प्लांट्स, बनाना। ये याद रखना है क्योंकि जब भी प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस टाइप का प्लांट है, ठीक है। तो फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स
genetically similar enough to the plants already available in his fields. Which one of the following methods would you suggest for this purpose? क्या करना है? exactly same, right? जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी की अगर बात होती है, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी की बात होती है तो वो होती है किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि एक तरह का कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जो कि क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? स्टेम, लीव, रूट्स, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इन वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? आइडेंटिकल ठीक है, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई ऐसा जेनेटिकली सिमिलर, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक डिसएडवांटेज है कि इसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो हम लोग को वेरिएशन चाहिए होता है, तो हम ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएशन अगर चाहिए तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे लिए एकदम लीस्ट लाइक कंसिडरेबल मेथड होगा। तो इसीलिए हमारे, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए ही वही आइडेंटिकल सिमिलर हम लोग को चाहिए था। तो आइडेंटिकल चीज़ों के लिए हमें क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। तो एक प्लांट है, उसकी हाइट क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली जीन जो है, जीन डीएनए वगैरह पे, तो जीन पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। डीएनए जो कि ग्रोथ हार्मोन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि बिल्कुल बात सही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली किसी डीएनए को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला है। जीन्स विच इज रेगुलेटेड द प्रोटीन्स डायरेक्टली। देखो प्रोटीन्स का सिर्फ रिलेशन नहीं है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लंबाई चाहिए, तो सिर्फ प्रोटीन यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय द जीन, करेक्ट, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में? एंजाइम्स के, और वो एंजाइम्स कोडेड बाय हैं जीन्स के। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के थ्रू, और क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन, नो, वो डायरेक्टली नहीं होगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्क्यूलर क्रैम्प। बहुत बार समझाया गया है ये मस्क्यूलर क्रैम्प ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन। दिस हैपन ड्यू टू, इजीली आप इसको आंसर कर सकते हो बिना ऑप्शन देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब भी आप क्या करते हो? हैवी एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो? हैवी एक्सरसाइज करते हो, विगरस एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है आपको? आपका क्या होता है? आप देखो हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, राइट। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो मतलब तेजी से आपका मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन जो होता है वो उसकी रेट क्या हो जाती है? बहुत बढ़ जाती है। तो रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा बढ़ती है, यानी यू नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन। पर उस डिमांड को आपका एनवायरनमेंट पूरा नहीं कर पा रहा होता है, यानी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन व्हाट यू हैव डिमांडेड। तो इसमें क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इस लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा बॉडी क्या करता है? एरोबिकली रेस्पायर कर लेता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। और ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलता है प्रोडक्ट के रूप में? तो हमें मिलता है CO2 प्लस लैक्टिक एसिड, ये बनता है, और प्लस एनर्जी, जो कि ये एनर्जी जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में, लो कॉन्सेंट्रेशन होता है इस टाइप की एनर्जी का। जैसे सोचो उसमें हम लोग को 38 ATP अगर बन रहा है, तो इसमें ऑलमोस्ट वही आपको
2 to 3 इतने ही एटीपी आपको मिलेंगे, इतना कम, राइट। तो सबसे पहले क्या है, आप जब जो आपका ये होता है क्या, हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे होते हो, उस टाइम में आपको क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। और हमें पता है कि रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो इस ऑक्सीजन की कमी को दूर, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा बॉडी तब भी रेस्पायर करता है, और उस तरह के रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एन मतलब एब्सेंस, एरोबिक मतलब एयर, एयर को बेसिकली ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं हम लोग। तो एनएरोबिकली रेस्पायर करके हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑफकोर्स क्या मिलता है, CO2 मिलता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है, जिसमें कि जो एनर्जी है उसका बहुत अमाउंट होता है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है, यू कैन सी दिस लैक्टिक एसिड, ये क्या होता है, ये आपके मसल्स में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, ये आपके मसल्स में एक्यूमुलेट होता है। और जब ये आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, क्रैम्प होता है। तो ये क्या है, आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट। चलिए, ये तो फिजिक्स है। अब ये देख लेते हैं। इन 1987 एन एग्रीमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और UNEP टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, वॉट एवर एक्स कुछ अननोन है, टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई, ठीक है। अब एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, तो समझो एक चीज को, डिप्लीशन वर्ड आएगा तो वाई तो हमारा क्या होगा, वाई इज ओजोन, ठीक है। तो हमारा वाई क्या है, ओजोन है। अब आपको समझना है कि किस चीज के प्रोडक्शन को अगर फ्रीज किया जाए, ओके, तो किस चीज के प्रोडक्शन को अगर फ्रीज कर लिया जाए तो हम लोग को क्या हो सकता है, वाई के हम लोग डिप्लीशन को, यानी कि ओजोन के डिप्लीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सबको पता है ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर इज O3, ठीक है, ये O3 लेयर है। O3 क्या होता है, बहुत ही हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है हमारे, उसमें क्या है, ओजोन लेयर की एक परत है जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, UV रेस से और भी बहुत ही हार्मफुल रेस से। अदरवाइज ये डायरेक्टली हमारे अगर अर्थ में आ गया तो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव मोर, ठीक है। बहुत सारे डिजीज आज भी देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन वी आर हैविंग स्किन कैंसर एंड सच डिजीजेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओजोन का जो डिप्लीशन है ये हो रहा है, मतलब वो जो लेयर है ओजोन वाला, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, घटते जा रहा है। जब ये धीरे धीरे हमारा ये ओजोन लेयर घटते जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और ये जो लेयर घट रहा है, ये घट रहा है हमारे पोल्यूशन की वजह से। और इस पोल्यूशन में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो करता है CFCs, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ये हमारा क्या होता है, डिप्लीशन होता है। मोस्टली देखा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में क्या होता है, वहां से ये CFCs निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं ऑब्वियसली ये आपके हेल्प के लिए, बेनिफिट के लिए बने हैं, पर उसका यूटिलाइजेशन उतना ही करना है जितने की आपकी जरूरत है। अननेसेसरी यूटिलाइजेशन, ओवर यूज किसी चीज का नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, तो विल सी द ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि CFCs यानी कि हमारा एक्स क्या है, CFCs, जिसके प्रोडक्शन को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, वी कैन प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ वाई। वाई क्या है हमारा, ओजोन के डिप्लीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये एग्रीमेंट किया गया था, फॉर्मुलेट किया गया 1987 में, और किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो UNEP में 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड किया गया कि क्या फ्रीज किया जाना चाहिए, CFCs को फ्रीज किया जाना चाहिए, ताकि ओजोन के लेयर को डिप्लीट होने से बचाया जा सके। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वाले में हमें करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में सबसे पहले तो आया बायो मतलब क्या होगा, नेचुरल। जहाँ बायो वर्ड आता है वहाँ हम लोग समझते हैं कि वर्ड आ रहा है नेचुरल। तो हम लोग क्यों क्या बोलते हैं, क्या फीचर जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का फीचर है, मतलब उसका एक ऐसा क्या है फीचर। तो ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है। रिमेन इनर्ट मतलब इनएक्टिव,
जैसे नॉबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला, तो ये रिमेन रहते हैं इनर्ट, ऐसा तो नहीं है। प्रेजिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो। व्हेन इट इज बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है, डीकम्पोजर्स के हेल्प से, डीकम्पोजर्स, एंड ऑफ कोर्स कैसा डीकम्पोजर्स, बायोडिकम्पोजर्स। बायोडिकम्पोजर्स की वजह से एक्चुअली होता क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है, किसके हेल्प से, डिकम्पोजर्स के हेल्प से। तो उसी को क्या किया जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नेचुरल प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो सकते हैं, हमारे ये में नहीं रहेंगे, इसीलिए ये तो गलत है। मे हार्म द इकोसिस्टम, नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों ये हमारे इकोसिस्टम को हार्म करेंगे, जब ये बिल्कुल डिग्रेड हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं और नया कॉम्पोजिशन इनका बदल जा रहा है, तो ये कैसे हार्म करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, विच इज ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। यही एक इसका फीचर निकल के सामने आया है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हो गया, अब असर्शन रीजन पे आते हैं। 17 to 20 जो है उसमें असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार किया है हमने भी और आपने भी बहुत बार किया है। तो असर्शन रीजन में ऑप्शंस 4 होते हैं। पहला, जब आपके दोनों, यानी कि असर्शन मतलब कोई स्टेटमेंट और उसका रीजन कि वो स्टेटमेंट क्यों हो रहा है, उसका रीजन दोनों सेम है, अगर दोनों सही है तो असर्शन रीजन आर ट्रू, एंड आर यानी कि जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर है। ठीक है। दूसरा, कि दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा फॉल्स है, और लास्ट वाला कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा सही है। तो यही देखना होता है यहाँ पे। तो हमारा कहाँ गया, बायोलॉजी। ठीक है। सॉरी, असर्शन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल मोड। ठीक है। देखो एसेक्स, पहले ये समझेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो एसेक्सुअल मोड से हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर, प्लांट्स, आप देखो वेजिटेबल्स, ये सब को क्या करते हैं, उगाते हैं, या फिर वो ये सबको रिप्रोड्यूस कराते हैं, राइट। तो आप देखो इनके सर्वाइवल की का एक्सटेंट, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा देर तक ऑब्वियसली सर्वाइव नहीं करते हैं, इसीलिए हमें फिर से न्यू उगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। दे हैव अ वेरी सर्टेन टाइम पीरियड, है ना, बहुत कम समय होता है इनका एक सर्वाइवल का। लेकिन वही अगर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके सर्वाइवल की गारंटी क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। द सेम गोज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट देखो तो फ्लावर वगैरह बनता है, उससे फ्रूट बनता है, तो ये क्या होता है, जैसे मैंगो ट्री है तो इट टेक्स टाइम, राइट। मैंगो बनेगा, फिर उसकी गुठली, फिर उसमें फिर उसका जो नेक्स्ट सीजन आएगा, तो ये सब क्या है, टाइम लगता है। यानी कि ये तो बात बिल्कुल सही है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर। तो इनके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पर रीज़न क्या है, तो यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू द इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल विच इज ट्रू। ठीक है। क्यों, ये भी ट्रू है, ये रीज़न भी ट्रू है, और यही इसका रीज़न है कि कैसे, अगर मैंने जैसे अभी जस्ट आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, कि जब हम लोग को एक बनाना ट्री चाहिए था जो कि जेनेटिकली सेम चाहिए था, ठीक है, कि वो जो हमारे पास है पेरेंट सेल उसी की जैसा ऑफस्प्रिंग चाहिए एग्जैक्टली सेम, तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा दिए। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराए तो हमें सेम टू सेम मिल गया। लेट अस सपोज कोई डिजीज है, अब वो क्या हुआ, एक प्लांट में फैला और हमारा दूसरा प्लांट भी जेनेटिकली सेम है, तो वो उसको भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और एक साथ क्या होगा, पूरा आपका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा वेरिएशंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। वेरिएशंस जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, इसीलिए हमारे इंडिविजुअल्स का जो चांसेस ऑफ लिविंग होता है या सर्वाइवल होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए ये रीज़न है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, आंसर ये कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट। पहली बात तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द correct, R is the correct explanation
ऑफ ए, ठीक है। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट। हाँ, एक और एसेशन रीजन दिया हुआ है, वो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट and the reason is it is due to the breakdown of complex inorganic substances into simple organic substances। ध्यान दिया होगा कि अभी मैंने इसको डिस्कस किया है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम इजीली डीकम्पोजर्स के हेल्प से डिग्रेड कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं या फिर कोई नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट मतलब हमारे जो सॉइल है, हमारा जो क्या है सॉइल है, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। अब ये न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 16 हो सकते हैं, 16 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये इसमें से 13 न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के पास होता ही होता है, ठीक है। 13 न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल के पास होता है। लेकिन जब आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे होते हो बार बार, अब जब आप उस पर क्रॉप उगा रहे होते हो, तो एक समय ऐसा होता है जो सॉइल जो होता है वो 1 मिनट के लिए क्या होता है, लैक हो जाता है न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में भी, राइट। अब जब सॉइल के पास डेफिशिएंसी हो गई तो क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि भाई खाली हो गया चीज़, उसको फिर से भरना है, राइट। अगर सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट घट गया है तो वी हैव टू रिप्लेनिश इट, हम लोग को फिर से उसमें न्यूट्रिएंट डालना होगा। अब वो क्या हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, जैसे हम लोग डालते हैं ना मैन्योर डाल के, फर्टिलाइजर्स डाल के, ये सारे क्या है, रिप्लेनिशमेंट के तरीके हैं, राइट। ये सारे क्या हैं, रिप्लेनिशमेंट के तरीके हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन कर रहे हैं सो दैट कि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। उसी तरह से अगर उसी में मान लो सॉइल है, ये एरिया सॉइल है और इसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो डिग्रेड हो रखा है, यानी कि इसमें क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो है बहुत सारा, तो ये क्या हो रहा है, नेचुरली हमारे सॉइल को क्या कर रहा है, रिप्लेनिश कर रहा है। इसमें हमने कोई मैन्योर नहीं किया है यूज़, कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किया है, लेकिन बायोडिग्रेड होके जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पे क्या होंगे। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे कि पील ऑफ वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये देखना आप कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके कंप्लीटली डिग्रेडेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और साथ में इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बिना कोई मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज़ किए। तो ये हो गया, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहली बात तो स्टेटमेंट सही है। और इसका रीज़न क्या है, सही बात है कि ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो आपका मान लो ये पील ही था, ठीक है, ये पील क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक डिफ़िकल्ट यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो न्यूट्रिएंट निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के लिए ये क्या है, अगेन द सेम ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि assertion and reason both are true and R is or the reason is the correct explanation of the assertion. I hope it is clear to you. Okay, let's do the next. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। चलिए इसको देख लेते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग को पता है, मैं एक यहाँ पे बता देती हूँ कि ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसा ही बना हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, दिस इज स्टाइल, ठीक है, ये है स्टिग्मा। आई होप ये सब आपने कर रखा होगा। स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये आप देखो ओवरी है, और इसके अंदर में क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, ओवरी है, इसके अंदर में ओव्यूल है। अब यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड हो के ये क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वंस द फर्टिलाइजेशन डन, अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पे हमारा जो ओवरी है, मतलब सबसे पहले ओव्यूल से करते हैं, ओव्यूल जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते 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 क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो जो है वो आगे चल के क्या बनाते हैं,
सीड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरीज, ओव्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म्स सीड्स, ठीक है। सीड फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ओवरी becomes the fruit and फ्रूट बन गया, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट बच गया? पार्ट्स लाइक sepals, comma, petals, style, disintegrated, ठीक है। तो यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो बनाता है सीड, और देखो ओव्यूल के आगे में जो ये एम्ब्रियो है ना, ये सारा क्या होता है, मोटा हो के क्या बनाता है? सीड कोट बनाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो, ओव्यूल जो है वो बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है सीड्स, ओवरी जो है ये जो बड़ा वाला है ये क्या हो जाता है? ये फ्रूट बनाता है, और फ्रूट जो है ये राइपन होके फिर ओव्यूल और सीड बनता है। और उसके बाद फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है, जिसमें कि सेपल्स है, पेटल्स है, स्टाइल है, सिग्मा है, वो कहता है डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। इन सम केसेस सेपल्स आर देयर, ठीक है। जैसे कि टमाटो में आपने देखा होगा इस टाइप का ग्रीन जो है थोड़ा सा लीव रहता है, ये क्या है? सेपल्स है। तो ये सेपल्स जो होते हैं किसी फ्रूट में बचे रह जाते हैं, बाकी डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पे है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी? नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन, ठीक है। सबसे पहले क्या समझेंगे कि यूरिन क्यों बनता है, क्या है यूरिन, ठीक है। हमारे बॉडी में, ठीक है, टू excrete nitrogenous wastes like uric acid और क्या है यूरिया, to excrete nitrogenous waste like uric acid or urea, we have urine formation. We have urine formation to excrete the nitrogenous waste, ठीक है। और ये क्या है? This is done by our excretory system, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि ये करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेकिंग क्या पर्पस है यूरिन को? ह्यूमन बॉडी में यूरिन बनाने का पर्पस क्या है? एक्सक्रीट करना, क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करना, और ऑल्सो टू फिल्टर आवर ब्लड, ठीक है। ब्लड को भी क्या करना है? फिल्टर करना है। ब्लड को फिल्टर करने के लिए भी क्या करना है? हमारा ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब यूरिन फॉर्मेशन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे? थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ। हाँ, तो नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस द यूरिन। तो पहले समझ लेते हैं इसको। देखो हमारे बॉडी में क्या है? ठीक है, मान लो इस टाइप से हमारा बना। उसके बाद हमारा क्या है? किडनी है। मान लो इस टाइप से हमारा किडनी, और किडनी से
ठीक। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दीज आर द वेजल्स, ब्लड वेजल्स। ठीक है, और ये हमारे क्या है, किडनीज हैं, किडनीज है, और ये है यूरेटर। ठीक है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यहाँ पे एक स्पिंचर होता है, स्पिंचर। फिर जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रा बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन ओपनिंग, ये हो गया। तो अब क्या हुआ, ब्लड जो है ये सारे के थ्रू, ठीक है, इन सारे के थ्रू ब्लड जो है किडनीज में गया। किडनीज में क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी में क्या करते हैं, जो भी आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके वापस भेज देता है। और यहाँ जो फिल्टर हो गया तो जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो क्या होती है, इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू जो है वो क्या होती है, यहाँ पे स्टोर होती है, राइट। अब ये क्या है, यूरेटर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, उसको लेके आता है और यूरिन। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स, तो जो हमारा जो स्टोर करता है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, जब ये 70 to 80% फुल हो जाता है तब आपको क्या होता है, आपको अर्ज होता है कि आपको क्या करना है, इसको एक्सक्रीट करना है, इसको बाहर निकालना है। उसके बाद क्या है, रिलीज करता है यूरिन कौन, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है आपके यूरिन को। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि यूरिन कैसे हुआ। उसके बाद फिर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये समझ आ गया। हाँ, इसमें एक और करके एक क्वेश्चन है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेराज वेन्स हैव वॉल्व्स, है ना। तो क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। चलिए, तो हम लोग को समझना है कि यहाँ पे हाँ, तो why do arteries have thick and elastic walls whereas veins have valves। ठीक है, valves जो है वो है, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमको सबसे पहले देखना है आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज एंड वेन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टरीज, आर्टरीज जो है वो क्या है, ए से मतलब अवे, अवे फ्रॉम हार्ट, और हार्ट से अवे मतलब टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। अब देखिए बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रहा है, हार्ट से अवे जा रहा है, यानी ये कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है आर्टरीज। तो आर्टरीज जो है, सिंस arteries carry oxygenated blood, oxygenated blood from heart. It has a very high pressure to bear this pressure. Walls of arteries are thick and इलास्टिक। ठीक है, इसके वॉल को क्या बनाया जाता है, कैसा होता है इसका वॉल, थिक होता है, इलास्टिक होता है। क्यों, ताकि जो आर्टरीज जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो कि काफ़ी प्रेशर में होता है। तो ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए ये क्या होता है, आपके ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो है आपकी आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, उस
थिन भी होती है, सॉरी थिक होती है, और इलास्टिक होती है। इलास्टिक होती है मतलब इजीली वो क्या कर सके, पंप कर सके ना, पंप करके वो ब्लड को क्या करती है, वेंट्रिकल्स में डालती है, तो उसको कर सके। अब क्या है, वेन्स हैव valves to stop the backflow of blood from ventricles to atrium। ठीक है, तो क्या होता है, वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स जो होते हैं वेन्स में होते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो सके। अब जैसे वेन्स में, जैसे मान लो ये है, अगर यहाँ से ब्लड इस टाइप से इस डायरेक्शन में गया है तो यहाँ पे क्या होता है, वेल्व होते हैं ताकि ये क्या हो, ऊपर वापस ना जा सके। और यही वेल्व के क्लोज और ओपन होने के आवाज़ को लब डब बोलते हैं, और जो कि हमारे दिल का वो जो हार्ट बीट का आवाज़ है वो सुनाई देता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक कर लिया हमने। वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, आपको दिख रहा होगा, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, वेल्व्स, वेन्स हैव वेल्व्स एंड इनका वॉल होता है, तो ये क्यों है ये देख लिया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे तो फिजिक्स है। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाल ही में डिस्कस किया है मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को, इस तरह के इसको फूड वेब एंड फूड चेन को मैंने डिस्कस किया है। आपने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो तो देख लीजिएगा। इसमें होता क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, सबसे पहले ये दिया हुआ है, पहले मैं इसका क्या बना लेती हूँ ना, ट्रॉपिक लेवल्स बना लेती हूँ। तो हमें पता है जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहले ट्रॉपिक लेवल में होते हैं। यहाँ पे कौन है, पहला ट्रॉपिक लेवल में लीफ है, लीफ, उसके बाद है कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर जो है वो नेक्स्ट है। ओके, थर्ड में है आपका चमेलियन हो गया, उसके बाद आपका स्नेक है, उसके बाद आपका मोंगूज है। ठीक, ये आपका ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाले को क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ, इसको क्या बोलेंगे, आई होप विजिबल होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, हर्बीवोर्स होगा, उसके बाद आगे चलता जाएगा, तो ये प्रोड्यूसर्स है। अब हमें पता है कि अब क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन है, ये है, यहाँ से देखो थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन है, चमेलियन है। तो चमेलियन के लेवल में इसको कितनी एनर्जी मिल रही है, 100 जूल्स की। ठीक है, 100 जूल्स की एनर्जी है, तो वी हैव टू फाइंड हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, ये, इसके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, राइट, एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास एक, इसका आंसर किससे देंगे हम लोग, 10% लॉ। 10% लॉ में बोला गया कि जो भी है, जैसे लीफ है, ये अपना 10% ही जो है वो क्या करता है, कैटरपिलर को देता है। कैटरपिलर अपनी एनर्जी का 10% देता है चमेलियन को, चमेलियन अपने एनर्जी का 10% देगा स्नेक को, और स्नेक क्या करेगा, 10% देगा अपने एनर्जी का मोंगूस को। ठीक है, तो लीफ के पास जो भी, तो सबसे पहले चमेलियन के पास अगर 100 जूल है तो चमेलियन के पास है, तो कैटरपिलर के पास कितना होगा, तो यानी कि कैटरपिलर के पास 10% मोर होगा, तब तो वो अपना 10%, किसका 10% 100 जूल होता है, व्हाट्स 10% इज 100, तो 100 किसका होगा, 1000 का, ऑफ कोर्स 1000 जूल है कैटरपिलर के पास, और उससे 10% ज़्यादा यानी 10,000 जूल जो है वो है लीफ के पास। तो प्रोड्यूसर के पास कितना है, 10,000 जूल। क्यों, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म को, यानी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को पिछले ट्रॉपिक लेवल से 10% एनर्जी ही मिल पाता है। ठीक है, दैट्स वाई। और ये क्या रीज़न है इसका, 10% लॉ रीजन है। इज इट पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉपिक लेवल्स, नो, वाई, because they will not get enough energy, for their survival,
सर्वाइवल, ठीक है। वो अपने सर्वाइवल के लिए जो है उन्हें क्या होगा, इनफ एनर्जी प्रोवाइडेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर लेवल में क्या हो रहा है, हर लेवल पे 10% जो है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अगर यहाँ 10,000 है तो यहाँ हो जा रहा है 1000, फिर यहाँ हो जा रहा है 100, उसके आगे हो जाएगा 10, ठीक है। 10 के आगे क्या होगा, मान लो ये एक और टॉपिक लेवल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, तो ये क्या होगा, इसके पास हो जाएगा 10 का 10% कितना होगा, ये हो जाएगा 1, उसके ऊपर जाओ तो 0.1, 0.001, इस तरह से सो ऑन। तो क्या होगा, बचेगा ही नहीं एनर्जी। अब एनर्जी नहीं बचेगा तो हाउ विल दे सर्वाइव, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इसीलिए ट्रॉपिक लेवल्स मैक्स टू मैक्स 4 होने चाहिए, उससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होता भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, ये वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। आयोडाइज्ड salt iodized salts contain iodine which is one of the important minerals of our body, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल है। Deficiency of iodine can cause some diseases like goiter and thyroid। ओके, थायराइड और गोइटर जैसे बीमारी जो है, डिजीज जो है, वो क्या हो सकता है कब, जब डेफिशिएंसी हो किसकी, आयोडीन की, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो आयोडाइज सॉल्ट लेने से क्या होगा, आयोडाइज सॉल्ट लेने से हम लोग क्या होगा, आयोडीन हम लोग को मिलेगा हमारे बॉडी में, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए क्या किया जाता है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट लीजिए, क्या लीजिए, आयोडाइज सॉल्ट लीजिए। What is the probability of a girl or a boy being born in a family, ठीक है। probability क्या है, let's understand the probability, ठीक, मैं यहीं पे लिखती हूँ, ठीक है। See, probability of a child to be a girl or a boy is 1.5, यानी 50%। So 50% chances are there, ठीक है। 50% चांसेस है कि वो बॉय होगा और 50% चांसेस है कि वो गर्ल होगा। क्यों, बिकॉज we have 22 chromosomes, 22 pair of chromosomes, ठीक है, 22 pair of chromosomes in our body, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने हैं क्रोमोसोम है, 22 इन फीमेल, ठीक है। इन फीमेल all the chromosomes are in pair, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स क्या है, पेयर में है। सो
it has sex chromosome as XX, ये क्रोमोसोम है, ओके, ये क्रोमोसोम है, बट इन मेल सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड पेयर, यानी कि पेयर में है ही नहीं, ऑड पेयर में, एंड विच इज XY. So there is chances that a child can be a boy or a girl डिपेंडिंग ऑन द मेल क्रोमोसोम्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन द मेल क्रोमोसोम. जो भी मेल क्रोमोसोम्स हैं, हमें पता है सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंडेंट है, सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंडेंट है. तो सेक्स वुमेन जो होती है उनमें सेक्स क्रोमोसोम XX ही होता है, पेयर में होता है, सारा क्रोमोसोम पेयर में होता है. तो हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो भी XX ही होता है, राइट. और जो मेल होते हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो XY होते हैं. तो जब ये होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वुमेन क्या करती है, अपनी तरफ से X क्रोमोसोम्स वुमेन से मिलता है बच्चे को, तो X क्रोमोसोम ही मिलेगा बिकॉज शी हैज़ ओनली XX क्रोमोसोम्स, राइट. लेकिन अब डिपेंड करता है मेल के पास क्या हो सकता है, वो X क्रोमोसोम भी दे सकता है और Y क्रोमोसोम भी दे सकता है. तो हो गया ना 50-50. अगर वो X क्रोमोसोम देता है तो गर्ल चाइल्ड, Y क्रोमोसोम देता है तो बॉय चाइल्ड. तो अगर ये क्या हो गया, एक फेयर चांस हो गया कि अगर X आया तो गर्ल, और ये इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो ये क्या होता है, ये 50-50 होता है, यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम हाफ पे आके टिक जाता है. तो प्रोबेबिलिटी इज हाफ. आई होप इट इज क्लियर. तो ये हो गया हमारा. ये क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल. तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है. प्रोबेबिलिटी इज हाफ, ठीक है, हाफ प्रोबेबिलिटी है. चलिए, या फिर 50%. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Now given below are certain situations. Analyze and describe its possible impact on a person. First is testes. Testes of a male boy are not able to descend into scrotum during his embryonic development. ठीक है, ठीक है. क्या होता है देखो, during embryonic development, a male boy able to descend into male boy's testes. Testes are able to descend into his scrotum. ठीक है. If not so, it will lead to the sterilization या or infertility in boys. ठीक है. अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका मेल बॉय है, जो क्या देखो क्या होता है, जब वो जो एक मेल बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, उस टाइम में इसके एब्डोमेन में जो होता है, ये क्या होता है, टेस्टिस होता है. ठीक है, स्क्रोटम टेस्टिस होता है. जैसे वो बड़ा होता है या पैदा होता है, उसके साथ ही उसका क्या होता है, टेस्टिस जो होता है धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और वो स्क्रोटम. अच्छा, स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम इज अ स्किन. ठीक है, देखो टेस्टिस जो है वो क्या है, स्पर्म फॉर्मिंग प्लेस है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, और जिसको टेस्टिकल्स भी बोलते हैं. तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और ये स्क्रोटम जो होता है वो एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को क्या करता है, एनवायरनमेंट देता है. यानी इसका एनवायरनमेंट क्या होता है, 2 to
3 डिग्री सेल्सियस लेस होना चाहिए टेम्परेचर किसका, टेस्टिस का, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। हमारे उस मेल के बॉडी के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर जो होता है 3 डिग्री कम होना चाहिए। इसके लिए ये स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उसको क्या करता है, टेस्टिस को थोड़ा बॉडी से दूर रखता है जब टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो। जब टेम्परेचर कम होने लगे, एक्सट्रीमली कम, तो फिर उसको वो थोड़ा नज़दीक भी लाता है ताकि क्या हो, थोड़ा सा वो टेम्परेचर बस इतना ही होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम में उसका जो टेस्टिस है वो क्या हुआ, डिसेंड ही नहीं हुआ इस स्क्रोटम में, तो क्या होगा, वो बच्चा जो है ही विल नॉट बी एबल टू लाइक फर्टाइल और रिप्रोड्यूस। ठीक है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल आर नॉट फंक्शनल। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है। प्रोस्टेट ये क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, एंड सेमिनल वेसिकल्स आर responsible for the nourishment of sperm. If these are not functional, then the sperm will not be nourished and स्मूथ। ओके, इसका पाथवे भी जो है वो प्रोवाइडेड नहीं होगा, नरिशमेंट भी इसको क्या है वो नहीं मिल पाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, थर्ड इज एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इन अ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है एक ह्यूमन फीमेल में, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, लेट्स सी उसके बाद क्या, तो मैंने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में समझाया भी था, इसकी वीडियो भी है, आप अच्छे से देख लेना कि when the egg is not fertilized in the fallopian tube, then it stays for a day, and after that the egg and uterine linings sheds and cause menstruation of women। ठीक है, ये तो मैंने समझा भी दिया था कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो एक दिन के लिए उस फैलोपियन ट्यूब में स्टे करेगा, और उसके बाद जो लाइनिंग, यूट्रिन लाइनिंग जो इसको एग फर्टिलाइज एग को संभालने के लिए बनाई गई थी, वो क्या होता है, शेड हो जाता है, और शेड होके क्या होगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, शेडेड एंड फॉल ऑफ। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाता है, और फॉल ऑफ होके क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन कॉज करेगा, और एक वुमेन जो होगी वो मेंस्ट्रुएशन होगा वुमेन में। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली, देन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो विल बी डिस्टर्ब्ड।
विल बी डिस्टर्ब्ड। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सीवियर हो सकता है एक बेबी के लिए अगर प्लेसेंटा नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड देता है, एम्ब्रियो को डेवलप होने में, इम्प्लांट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर वही अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वो क्या है, यूट्रस से अच्छे से अटैच नहीं होगा, तो क्या होगा, जो है वो पूरा जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उस पर जोरदार क्या होगा, असर पड़ेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक। क्या बोला गया कि इसको शुगर इनटेक जो है वो नहीं करना है, कम करना है। ठीक है, जब शुगर इनटेक कम करना है तो फिर बोल रहा है कि इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। विच डिजीज do you think Samir is suffering from and name the hormone responsible for the disease and the hormone producing the this कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि कौन सा जो है डॉक्टर को इस क्या हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा है। क्या हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा है। तो शुगर लेवल कब बढ़ता है, तो शुगर लेवल बढ़ता है कौन से हार्मोन से। तो पहली बात तो हार्मोन जो है वो है, हार्मोन का नाम है इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है, और ये ऑर्गन जो इस हार्मोन को रिलीज करता है, ऑर्गन जो है उसका नाम है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज वही ऑर्गन है, वही ग्लैंड है जो क्या करता है, हार्मोन भी सेक्रेट करता है और आपका जाके एंजाइम्स भी सेक्रेट करता है। जो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप का एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है ग्लैंड। उसके बाद इस डिजीज को, नेम ऑफ डिजीज क्या है, डिजीज जो है वो है डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस, या सिर्फ डायबिटीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है, डायबिटीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कौन सा समीर, कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए, इंसुलिन। और ये ऑर्गन कौन से ऑर्गन से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से। इस डिजीज़ का नाम क्या है, डायबिटीज़। ये क्या है, एक तरह से जेनेटिकल डिजीज़ है और ट्रांसमिटेड नहीं है। ये ट्रांसमिट नहीं होता है, जैसे मेरे को से आप में ये ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है, अगर आपके किसी भी जैसे पेरेंट को या फोर पेरेंट को अगर वैसे होता है तो ये आप में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट एंड विच हार्मोन इज इनहिबिट। तो सेल डिवीज़न के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीज़न के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है बताया है मैंने कि साइटोकिनिन, साइटोकिनिन, साइटोकिनिन नाम का जो है, क्या बोलते हैं इसको, प्लांट हार्मोन। ठीक है, फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो साइटोकिनिन नाम का जो प्लांट हार्मोन है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न कराता है और ग्रोथ इनहिबिटेशन। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो उस नाम का एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ग्रोथ को क्या करता है, घटाता है। ये क्या है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन कराता है, लेकिन ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। चलिए, अब आते हैं केस बेस्ड स्टडी में। तो केस बेस्ड स्टडीज़ जो हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी का। ओके, नाउ यू सी हियर, आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, पिक्चर्स क्लियर है। राहुल के फादर राहुल, राहुल की मदर और राहुल सिस्टर निशा, दे हैव देयर ईयर्स गिवन। इस टाइप के दो टाइप के ईयर्स दिए हुए हैं। एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर लॉब्स प्रेजेंट हिज फैमिली, राहुल conducted a survey of the type of ear lobes found to his classmate. He found टू टाइप्स ऑफ ईयर लॉब्स। कौन कौन से, एक होता है फ्री ईयर लॉब। आप देखो ये जो फ्री है, आप देखो थोड़ा सा ऐसे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। आप देखो मेरा ईयर लॉब, तो ये क्या है, फ्री ईयर लॉब। और एक क्या होता है, ऐसा होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या होगा, ये अटैच है, अटैच ईयर लॉब और फ्री ईयर लॉब। ठीक है, फ्री ईयर लॉब और अटैच ईयर लॉब, दो टाइप के ईयर लॉब्स होते हैं। और यहाँ पे देखो जब सर्वे किया तो इसमें पाया कि जितने भी मेल मेंबर्स थे, 36 ऐसे मेंबर्स थे जिनके फ्री ईयर लॉब्स थे और 14 ही ऐसे थे मेल जिनके ईयर लॉब्स क्या थे, अटैच्ड थे। द सेम वे फीमेल के 31 और 19। तो अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्री ईयर लॉब और अटैच, अपीयर्स टू बी द डोमिनेंट। तो यहाँ पे क्या है,
free ear lobes appear to be the dominant characteristic या डोमिनेंट ट्रेट है ये, ठीक है। अब इसमें जो डोमिनेंट है क्यों है, बिकॉज मैक्सिमम पर्सन हैव फ्री ईयर लॉब्स, ठीक है। जो ट्रेट जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिले वो कैरेक्टरिस्टिक ही क्या होगा, वो ही होता है आपका डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पे क्या है, ये डोमिनेंट है फ्री ईयर लॉब। मोस्टली आप देखोगे फ्री ही ईयर लॉब वाले लोग देखेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका जो ईयर लॉब होगा वो अटैच्ड होगा, तो वो क्या है, रिसेसिव है, और ये क्या है, डोमिनेंट है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयर लॉब लिंक्ड विद सेक्स। नो, ये सेक्स से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे जब उसने सर्वे किया तो उसने पाया कि मेल जो है वो क्या है 36, तो फीमेल भी उतनी है। तो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ हैव फ्री ईयर लॉब्स, ठीक है। सबको तो फ्री ईयर लॉब्स है। आप देखो मोस्टली मेल जो है उसके फ्री ईयर लॉब्स हैं, तो मोस्टली वुमेन के भी क्या है, फ्री ईयर लॉब्स हैं। तो इसीलिए इसमें सेक्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ ईयर लॉब्स इज प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दीज फैमिली मेंबर्स which explains the inheritance of the character in the family, जिसमें कि जीन फॉर फ्री ईयर लॉब इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ और जीन फॉर अटैच्ड ईयर लॉब इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, राइट। अब देखो आप ये इसके पहले यहीं पे समझ लेते हैं कि आप देख रहे हो इसका ईयर लॉब कैसा है, फ्री ईयर लॉब है, तो ये फ्री है। अब इसको देखो राहुल का, इट हैज अटैच्ड है। राहुल की मदर का देखो ये भी फ्री है, और राहुल के जो सिस्टर है इसका भी क्या है, फ्री है, ठीक है। आप देखो सबके फ्री है, बस इसका अटैच है। तो अब अगर जेनेटिकली देखा जाए तो मान लो एफ क्या है, एफ इज द जीन फॉर डोमिनेंट, ठीक है। तो एक एफ होगा और एक स्मॉल एफ होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्री है। राहुल के मदर का भी वही होगा, एफ एंड स्मॉल एफ। अब राहुल के सिस्टर का भी क्या होगा, एफ एंड स्मॉल एफ, लेकिन राहुल का क्या होगा, दोनों स्मॉल एफ होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो राहुल का क्या है, इसके क्या है, अटैच्ड ईयर लॉब है, तो इसका जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, एफ है। यानी कि इसको पापा से भी रिसेसिव वाला ही मिल गया और मम्मा से भी रिसेसिव वाला ही मिल गया, तो इसीलिए इसने क्या हो गया, इसका क्या है, अटैच्ड ईयर लॉब है। यह हो गया आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशंस, ठीक है। अब क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये खत्म हो गया जीन फॉर द ब्रेन। नेक्स्ट और में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लॉब, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लॉब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं कि सुरेश के पेरेंट्स के पास क्या है, अटैच ईयर लॉब है। अटैच ईयर लॉब होने का मतलब है कि क्योंकि हमारा क्या है, ईयर लॉब जो है वो कैसा होगा, वो रिसेसिव है। अटैच होने का मतलब है रिसेसिव है, रिसेसिव है तो दोनों रिसेसिव होगा तभी जाके, ठीक। उसके बाद उसके मम्मी के पास भी अटैच है, तो ये होगा। उसके बाद जो है उसकी सिस्टर सिया, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लॉब कैन बी सीन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया, तो क्या होगा, एफ ही होगा, बिकॉज रिसेसिव trait of parent been transferred। तो अगर कोई पेरेंट में यानी कि दोनों में रिसेसिव ट्रेट ही है
तो बच्चे में जो ट्रांसफ़र होगा वो भी क्या होगा, रिसेसिव ही ट्रांसफ़र होगा। कभी भी क्या हो सकता है, वो डोमिनेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर तुम्हारे मम्मी का और पापा दोनों के कर्ली हेयर्स हैं तो तुम्हारे हेयर भी क्या होगा, कर्ली ही होगा। दिस इज़ द वे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट्स डू द नेक्स्ट। तो ये तो केस बेस्ड स्टडी, ठीक, इतना ही था लास्ट। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगे मुझे, तो काफ़ी इजी लगे क्वेश्चंस। मुझे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। जो हमने जो आपको वीडियोस दे रखे हैं, पहले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रखी है। इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप बढ़िया से देख लोगे, सही से समझ लोगे, आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो कि आउट ऑफ दोज कंटेंट है। उन्हीं कंटेंट से आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे। जैसे कि आप देखो, ये न्यूट्रिशन है, मैंने पहले ही बता दिया, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, आपके जितने भी मोड्स हैं मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है, दोबारा भी कराया है। अमीबा का न्यूट्रिशन भी कराया है। सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी हमने बात की है, डिस्कस किया है, इसको देख लिया। फिर प्रोपोगेशंस के बारे में, एंजाइम्स वगैरह के बारे में। आप देखो हर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ही ईजी और मतलब समझो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको आता हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो मेक श्योर कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपके टेस्ट किया जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग को, ना कि रटने की कैपेबिलिटी को, कि आपने रट लिया कुछ क्वेश्चंस हूबहू वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। दे विल बी चेकिंग योर आइडियोलॉजी, दे विल बी चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड द वे हाउ आर यू गोइंग टू डील द क्वेश्चंस। तो ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर देख के आपको उम्मीद भी काफ़ी जगी होगी, कॉन्फिडेंस भी पूरा आया होगा कि अच्छा अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं डील कर लूँगा। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में क्वेश्चंस बायोलॉजी के पूछे गए हैं। केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन मिले हमें, एमसीक्यूज़ बहुत सारा था, असर्शन रीजन के दो क्वेश्चंस दिए हुए थे, बाकी के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप तो थे ही थे। तो इसलिए आपको बायोलॉजी को अच्छे से समझना है, केस बेस्ड स्टडीज़ भी देखना है, असर्शन रीजन है। देखो मैं बताती हूँ कि आप लोग अलग से, तो मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट वन थिंग यू कीप इट इन योर माइंड कि अगर आपने अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में, तो आप असर्शन रीजन हो या केस बेस्ड स्टडी हो, आप सारे क्वेश्चन को ईजिली डील कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आई होप आपको अब तक सारा कुछ समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने वही किया होगा जो मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था, यानी कि आपने अपने से खुद से बनाया होगा, सॉल्व किया होगा क्वेश्चन और फिर मैच कराया होगा और आपका आंसर मेरे आंसर से काफ़ी सिमिलर होगा, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने ही है आपको, तो इसीलिए आपका आंसर मेरे से काफ़ी मैच कर रहा होगा। साथ ही साथ इससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होगा। लेकिन इन केस अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर मेरे आंसर्स आपके आंसर से काफ़ी डिफरेंट हैं, तो आप एक काम करो, अभी भी आपके पास टाइम है, रिवीजन सीरीज वगैरह देखो और जितने भी चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो जल्दी से जल्दी रिवाइज करो। इन केस आपको किसी टॉपिक में अभी भी डाउट रह गया है या फिर आपको लगता है कि इस चैप्टर का रिवीजन मुझे अच्छे से कर लेना है और ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही एकदम ओपन है, ताकि आप चाहें जब चाहें आराम से कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके उस डाउट को आसानी से क्लियर किया जा सके, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल ना आए। तो अगर आपने इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के तैयारी कर ली है, पढ़ाई किया है, तो आपको सक्सीड होने से कोई रोक नहीं सकता है। और हाँ, मेरे पास एक अच्छा सा न्यूज़ है, गुड न्यूज़, कि मिधा गुरु ने अपना ऐप लॉन्च किया है, जिसको कि आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है उसी ऐप में, जो कि आपको इतना मिनिमल प्राइस में है कि आप एक दिन अगर बर्गर ना खाओ तो आप उस कोर्स को खरीद सकते हो। आपके बर्गर के प्राइस में हमारा कोर्सेस अवेलेबल है। आप उसमें जितना भी डिटेल चाहते हो या कॉम्पैक्ट चाहते हो, आपको वो सारे स्टडी मटेरियल्स, DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर्स, लेक्चर वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा। और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये एक रामबाण हो सकता है। आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये एक इतना अच्छा इजी ऑप्शन हो सकता है, जो कि आप बाद में थैंक यू बोलोगे कि हाँ क्या चीज़ बनाया है। तो इसलिए जल्दी से जाओ, हमारे ऐप को भी डाउनलोड करो। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको बेनिफिट हो सके। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। वो बेल आइकन जो है वो आपको अपडेट्स देता है
जब भी हमारी नई वीडियो आती है तो। और साथ ही साथ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम में, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना है। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट में अपने डाउट जरूर बताना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।